गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रोनाउन के आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बात करेंगे। ये सभी रूल्स प्रोनाउन के से जुड़े हुए कॉमन एरर्स को हल करने में काफ़ी मदद। ये जो भी रूल्स होंगे ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जैसे कि CHSL है, CPO है, CGL है और बैंक संबंधी जो भी एग्जाम्स है उनमें ये काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स। हमारा जो पहला रूल्स जो होगा वो इट से संबंधित होगा। ठीक है ना। हमारा जो फर्स्ट रूल होगा वो इट से संबंधित होगा। देखिए रूल क्या कहता है, आज का हमारा जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इट का जो प्रयोग होता है, हम तो ऐसे जानते ही हैं कि इट का प्रयोग जो होते हैं वो निर्जीव के लिए होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इट का प्रयोग छोटे जानवर और चाइल्ड या बेबी के लिए भी करते हैं। ठीक है ना। इट का जो प्रयोग होता है वो चाइल्ड और बेबी के लिए भी इट का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी इट का प्रयोग होता है। तो ज्यादातर जो सवाल इट से संबंधित आते हैं वो चाइल्ड और बेबी को लेकर के आता है। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये समझ ले कि इट का जो प्रयोग होता है वो चाइल्ड और बेबी के लिए भी होता है, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं है। चाइल्ड या बेबी से ना ये जेंडर क्लियर नहीं है कि ये बच्चा जो है मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इससे जुड़ा हुआ हमें कॉमन एरर देखते हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है, वो कॉमन एरर जैसे कि आप इस कॉमन एरर को देखें। द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है ना, फॉर हिज मदर। द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो बच्चा है वो अपनी माँ के लिए रो रहा है। देखिए अभी मैं जैसे बात किया हूं कि चाइल्ड अथवा बेबी से ना जेंडर क्लियर नहीं होता है कि इस चाइल्ड या बेबी का जेंडर क्या है। तो जब चाइल्ड और बेबी से जब जेंडर क्लियर ना हो तो उसके लिए हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं, हिज या हर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हिज या हर का जो प्रयोग होगा वो गलत होगा, इसके जगह पर इट्स का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो पार्ट हमारा पार्ट जो है रॉन्ग है, तो हमारा जो करेक्ट पार्ट इस तरह से होना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, हमारा करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए, द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है ना, फॉर इट्स मदर, फॉर इट्स मदर। इसी तरह से जो इट का जो प्रयोग होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो इट का प्रयोग चाइल्ड और बेबी के अलावा हम और कहां कर सकते हैं? स्मॉल एनिमल्स के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। स्मॉल एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग होता है। इससे जुड़े हुए एक उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए। अगर हमको कहना है कि बिल्ली अपना पूंछ हिला रही है, ठीक है ना, बिल्ली अपना पूंछ हिला रही है। चलिए अब बिल्ली, कैट, डॉग ये सब स्मॉल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनको लेकर के अगर सेंटेंस बनाया जाए तो अपना का जो अंग्रेजी होगा वो इट का इट्स बनेगा। ठीक है ना। अगर हम इस तरह से लिखते हैं द कैट इज, सॉरी, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं द कैट इज टेकिंग, ठीक है ना, द कैट इज सेकिंग हर या इट्स, हमें दो में से एक का चुनाव करना है। ठीक है ना। द कैट इज सेकिंग हर या इट्स टेल। तो अभी जैसे कि मैं कहा हूं कि स्मॉल एनिमल्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ पर जो हर या इट्स में से जब एक का चुनाव करना हो तो हमारा जो बेहतर ऑप्शन होगा वो इट्स होगा। चलिए ये इट का तो पहला यूज रहा। क्या हम लोगों ने सीखा कि इट का प्रयोग करते हैं चाइल्ड और बेबी के मामलों में और स्मॉल एनिमल्स के मामलों में। चलिए दूसरा इट का जबरदस्त यूज है वो क्या है? देखिए जब किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी की पहचान कराना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए जब व्यक्ति एक दूसरे को नहीं देख रहे हो तब। मतलब इट क्या करता है, ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना। ठीक है ना। इट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति की पहचान करने में, ठीक है ना, जब व्यक्ति छिपा हुआ हो, व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है ना। ये तो हम पहले से जानते हैं कि इट का प्रयोग जो होते हैं वो निर्जीव के लिए होते हैं, लेकिन इस नियम के तहत हमें ये देखना है कि इट का प्रयोग हम कब सजीव के लिए करेंगे। निर्जीव के लिए तो करते हैं, वो तो क्लियर है, लेकिन हमें यहाँ ये बताना है कि हम कब कब सजीव के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति की पहचान कराना चाहते हैं तो उसको, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए और बी में बातचीत चल रहा है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, आप इसको इस तरह से समझे, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए पूछ रहा है बी से हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है?
ठीक है ना। चलिए, ये पूछ रहा है कि हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। अभी को अपना पहचान बताना है कि मैं बी बोल रहा हूं या मैं बी हूं, ठीक है ना। तो अगर वो इस तरह से बोलता है कि आई एम स्पीकिंग, अगर वो बोल रहा है कि मैं बी हूं, ठीक है ना, आई एम बी, अगर वो इस तरह से बोलता है तो ये जो भाग है ना हमारा, ये गलत है, ये सेंटेंस जो है ना रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये व्यक्ति अपना पहचान बता रहा है। ये पूछा कि कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है कि मैं बी हूं। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की पहचान कराने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं जब व्यक्ति एक दूसरे को नहीं देख रहे हो तब, ठीक है। अब यहां पर फोन पर क्या हो रहा है, ये फोन पर ना बात हो रहा है, ये बात हो रहा है स्पीकिंग ऑन फोन। ये बात जो हो रहा है ना वो स्पीकिंग ऑन फोन हो रहा है। फोन पर क्या होते हैं, आमतौर पर व्यक्ति एक दूसरे से छिपे होते हैं, एक दूसरे को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर बात हिडन वे में किया जा रहा है, ठीक है। तो आई एम बी हमारा जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग सेंटेंस होगा। इसका करेक्ट कैसे बनेगा, आई एम बी की जगह पर क्या होना चाहिए, इट इज बी, ठीक है ना। तो हम इट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए जब व्यक्ति को छिपाया गया हो या व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है ना। तो आई एम बी गलत होगा, इसका करेक्ट होगा इट इज बी। तो ये इट के दो यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं। चलिए हम लोग आगे कुछ रूल्स को लेकर चलते हैं। चलिए रूल थर्ड क्या कहता है, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। रूल हमारा थर्ड क्या कहता है कि एस देन, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एस और देन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही, ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल भी है और थोड़ा सा विवादित भी है, ठीक है ना। एज और देन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस होना चाहिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होना चाहिए कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस होना चाहिए कि एक्यूजेटिव केस होना चाहिए। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एज और देन के बाद केस कैसा होना चाहिए। चलिए हम रूल थर्ड की ओर आते हैं। हमारा रूल थर्ड क्या कहता है कि केस ऑफ प्रोनाउन, केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना, आफ्टर एज देन, ठीक है ना, बट लेट, ठीक है ना, मतलब ये चार के बाद प्रोनाउन को कौन सा केस होना चाहिए, और इससे संबंधित सवाल आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए देखिए, रूल, बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल ये कहता है कि एस और देन के बाद, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एस और देन के बाद प्रोनाउन का केस इस बात पर निर्भर करता है कि तुलना किससे हो रही है। मतलब एस और देन के बाद प्रोनाउन का केस तय नहीं है कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमको लिखना है यू आर बेटर देन आई लिखना चाहिए या मी लिखना चाहिए। चलिए ये थोड़ा सा विवादित बात है, ठीक है ना, लेकिन बेसिक रूल को लेकर चलेंगे और वो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात क्या करना चाहते हैं कि एज और देन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस होना चाहिए, यू आर बेटर देन आई की बेटर देन मी, क्या होना चाहिए। चलिए, तो मैं बात ये करना चाहता हूं कि एज और देन के बाद प्रोनाउन का केस इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना किससे हो रही है। यदि सब्जेक्ट से तुलना हो रही हो तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट से तुलना हो रही हो तो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। इसको हम सरल तरीका से यहां लिख सकते हैं।
चलिए, ये जो मैंने कहा उस बात को मैंने यहां पर नोट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए, कर रहे क्या कि एस और देन के बाद, ठीक है ना, एस और देन के बाद आने वाला प्रोनाउन का केस, चलिए, इस बात पर निर्भर करता है कि तुलना किससे हो रही है। ठीक है ना, हम किससे तुलना कर रहे हैं, हम आने वाले प्रोनाउन की तुलना किससे कर रहे हैं। अगर तुलना, थोड़ा यहां ध्यान दिया जाए, यदि तुलना सब्जेक्ट से हो, ठीक है ना, यदि तुलना सब्जेक्ट से हो तो नॉमिनेटिव केस, मतलब इसको दूसरे भाषा में सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है ना, और यदि तुलना ऑब्जेक्ट से हो, ठीक है ना, तो हम किस केस का प्रयोग करते हैं, एक्यूजेटिव केस, मतलब ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, कह रहा है क्या अभी सेंटेंस को देखा जाए, यू आर बेटर देन आई की मी। यहां पर हम तुलना किससे कर रहे हैं, यहां पर तुलना हम यू से कर रहे हैं। यहां पर आने वाले प्रोनाउन की तुलना किससे कर रहे हैं, यहां पर आने वाले प्रोनाउन की तुलना हम यू से कर रहे हैं। अब यू इस खंड में क्या है, यू इस खंड में जो है ना, ये सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, यू इस खंड में क्या है, तो यू इस खंड में सब्जेक्ट है। अब यहां पर तुलना हम किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है और मी जो है वो एक्यूजेटिव केस है। तो देन के बाद, एस के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी तुलना किससे हो रही है। यदि तुलना यदि सब्जेक्ट से हो तो सब्जेक्टिव केस, और यदि तुलना ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। बस यही सिंपल रूल है। अब जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है, मेरे शिक्षक मुझसे ज्यादा मेरे भाई को प्यार करते हैं। चलिए अब इसको देखा जाए, ये वाक्य कैसे बनेगा। चलिए, तो मेरे शिक्षक, अगर हम इसको लिखना चाहते हो कैसे लिखेंगे, माई टीचर, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, माई टीचर। चलिए, मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे शिक्षक मुझसे ज्यादा मेरे भाई को प्यार करते हैं। माई टीचर लव्स माई ब्रदर, चलिए, मोर देन। अब यहां पर हमें प्रोनाउन का केस भरना है, आई होना चाहिए अथवा मी होना चाहिए। अब हमें दोनों में से एक का चुनाव करना है। ठीक है ना, कह रहे क्या, माई टीचर लव्स माई ब्रदर मोर देन। अब यहां पर आई आएगा या मी आएगा, यही हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन का। देखिए, तो यहां पर तुलना, यहां पर आने वाले प्रोनाउन की तुलना किससे हो रहा है, माई ब्रदर से। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, यहां पर आने वाला जो शब्द है, यहां पर आने वाले जो शब्द है उसकी तुलना किससे हो रही है, माई ब्रदर से हो रही है। अब हमें यह देखना है कि माई ब्रदर इस खंड में क्या है। देखिए, ये माई जो टीचर है ये सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। लफ्ज जो है ये वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर आने वाले वर्ड की तुलना, यहां पर आने वाले प्रोनाउन की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो अभी क्या बात हुआ है कि यदि सब्जेक्ट से तुलना हो तो नॉमिनेटिव केस, और यदि तुलना ऑब्जेक्ट से हो तो एक्यूजेटिव केस का प्रयोग करते हैं, यही है। अब आई और मी में कौन से एक्यूजेटिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है और मी जो है एक्यूजेटिव केस है, अतः यहां पर मी आना चाहिए। देखिए, इस वाक्य में देन के बाद आई आ गया, इस वाक्य में देन के बाद मी आ गया। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है ये सब कुछ निर्भर करता है तुलना पर। हम किससे तुलना कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। तो बच्चों, मैं ये समझ रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि अगर एस और देन के बाद प्रोनाउन को कौन सा केस होना चाहिए, तो केस निश्चित नहीं है, ये सब कुछ निर्भर करता है कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बट और लेट को थोड़ा सा देखते हैं कि बट और लेट के बाद प्रोनाउन को कौन सा केस होना चाहिए।
देखा जाए। अब बट और लेट के बाद देखिए, बट यहां पर क्या है, बट एक कंजंक्शन भी है, ठीक है ना, और बट एक प्रीपोजिशन भी है, ठीक है ना। यहां पर जो बट है ना वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, कंजंक्शन के रूप में यूज नहीं किया गया है। मतलब यहां पर जो है बट एक प्रीपोजिशन है। बेसिक रूल क्या कहता है, देखिए, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, नाउन अथवा प्रोनाउन आते हैं। छोटे छोटे चीजों को पहले समझा जाए, नाउन या प्रोनाउन आते हैं। चलिए, अब तो नाउन आ गया तो ये तो ठीक है, नाउन का तो केस है नहीं, प्रोनाउन का केस होगा। तो प्रोनाउन का कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन के जो केस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आते हैं उनका जो केस होता है वो होता है एक्यूजेटिव केस होता है। एक्यूजेटिव और सरल शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, प्रोनाउन का कौन सा केस होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होते हैं। चलिए, अब यहां से क्लियर है कि बट के बाद आने वाला प्रोनाउन का कौन सा केस होगा, बट एक प्रीपोजिशन है, आप ऐसा समझे। बट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आ रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बट के बाद आने वाला केस कौन सा होगा, बट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे नहीं, बट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन का केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना। इसी तरह से लेट का भी यही रूल है, लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव में नहीं। तो चलिए, लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा। तो बट और लेट के बाद हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे क्या, नो बडी नोज दिस रूल, इस नियम को कोई नहीं जानता है मुझको छोड़ करके। यहाँ बट का जो हिंदी होगा ना वो होगा को छोड़ करके, ठीक है ना। यहाँ बट का मतलब लेकिन नहीं, यहाँ पर बट का जो हिंदी होगा वो होगा को छोड़ करके, ठीक है ना। चलिए, अब हमें ये देखना है कि बट के बाद क्या होना चाहिए, बट के बाद मी होना चाहिए या बट के बाद आई होना चाहिए। तो बट यहाँ पर लेकिन नहीं है ना, बट का यहाँ हिंदी है को छोड़ करके, यानी कि मुझे छोड़ करके इस नियम को कोई नहीं जानता है, ओके। बट यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन होने के नाते बट के बाद कौन सा प्रोनाउन का केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मी होना चाहिए, आई का जो प्रयोग होगा वो गलत होगा। यही बात लागू होता है लेट के साथ। जैसे मुझे जाने दो, अगर हमको कहना है मुझे जाने दो, इस पॉकेट में कैसे बोलते हैं, लेट मी गो। देखिए यहां पर आई का जो यूज होगा ना वो रॉन्ग होगा, ठीक है ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है कि लेट और बट के बाद प्रोनाउन का जो केस होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव केस अथवा इक्विजेटिव केस होना चाहिए, ओके। तो चलिए, अब हम लोग रूल को आगे की ओर लेकर चलते हैं। चलिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है, ठीक है ना। रूल इंपॉर्टेंट होने के बावजूद ये बहुत आसान रूल है। चलिए, हम लोग रूल नंबर 4 की ओर बात करते हैं। देखिए, रूल क्या कहता है, चौथा रूल, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का क्या पहचान है, रिफ्लेक्सिव वाले वीडियो में बताया गया था, ठीक है ना। इसके पहले जो वीडियो हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, उसमें बताया गया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या पहचान है, उसमें सेल्फ लगा रहता है, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लुरल के साथ सेल्फ लगा रहता है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ इत्यादि ये वर्ड लगे रहते हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, उनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल।
चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर नहीं होता है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, इस वाक्य में ना हमें एरर पकड़ना है। चलिए, ये रूल आप देखिए, कह रहा है क्या कि राम एंड माई सेल्फ, राम और मैंने खुद, राम और मैंने एक नया किताब खरीदा कल, ठीक है ना। कल राम ने और मैंने एक नया किताब खरीदा। देखिए, यहां से यहां तक जो है ना ये सब्जेक्ट का रूप है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहां से यहां तक ये जो है ना ये सब्जेक्ट है, इसके बाद बॉट जो है ना ये वर्ब है, ठीक है ना, और ये न्यू बुक, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। देखिए, रूल क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। तो यहां पर माई सेल्फ जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, चूंकि राम सब्जेक्ट है, एंड के साथ माई सेल्फ भी सब्जेक्ट होगा, तो यहां पर गलत होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा करेक्ट लाइन कैसे होना चाहिए, राम एंड आई। आपको सब्जेक्टिव केस की जरूरत है ना, आपको जरूरत है सब्जेक्टिव केस की, तो राम एंड आई बॉट ए न्यू बुक यस्टरडे, हमारा ये जो होना चाहिए ये सही होना चाहिए। हमारा ये जो सेंटेंस है रॉन्ग सेंटेंस। चलिए, ये तो बात हो गया। अब हम रूल को आगे की ओर लेके चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको समझिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है, देखिए, हु का जो प्रयोग करते हैं हम वो व्यक्ति के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। हु कौन सा प्रोनाउन है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर हम जो हु की बात कर रहे हैं, हु दो तरह का प्रोनाउन है, ठीक है ना। देखिए, अगर हु से अगर हिंदी जो निकलता है, ठीक है, तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, आप ऐसे समझिए। और हु से यदि कौन निकलता है हिंदी, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु जो है ये दो तरह का प्रोनाउन का काम करता है। हु जो है वो इंट्रोगेटिव भी है और हु जो है वो रिलेटिव भी है। अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वहां पर हु को रिलेटिव बनाया गया है, ठीक है ना। तो हु का यूज करते हैं पर्सन के लिए। चलिए, विच हमारा अगला वर्ड है, विच। विच का प्रयोग करते हैं थिंग्स के लिए या कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए, कोई कॉन्सेप्ट है तो वो उसके लिए विच, कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए विच, ठीक है ना। विच भी दो तरह का प्रोनाउन है। देखिए, विच का अगर हिंदी अगर जो निकला तो ये हिंदी पर डिपेंड करता है कि वाक्य में हिंदी क्या निकल रहा है। ओके, हु का हिंदी जो था तो हु कौन सा प्रोनाउन था, रिलेटिव। हु जब कौन था तो हु कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है ना, सेंटेंस में ना क्वेश्चन मार्क रहते हैं, उसका पहचान ये होगा कि क्वेश्चन मार्क रहेंगे। चलिए, तो विच का अगर हिंदी अगर जो निकलता है तो विच कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव। और क्या कहते हैं, अगर विच अगर हिंदी कौन निकला तो कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। चलिए, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हु का प्रयोग पर्सन के लिए, विच का प्रयोग थिंग या कॉन्सेप्ट के लिए, और दैट का प्रयोग दोनों के लिए। और दैट का प्रयोग पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। ये तो बहुत बेसिक रूल हो गया। लेकिन चलिए, अब यहीं पर थोड़ा सा हमें कुछ सावधानी बरतना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहीं से निकलता है। देखिए, पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। थिंग्स के लिए हम विच का प्रयोग कर सकते हैं, और दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं, उस मामला को पहले समझना है। कुछ ऐसे मामले हैं कि हम हु या विच के जगह पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे मामले हैं कि जब हम हु या विच के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, वो पर्सन होगा। अब पर्सन के साथ कौन सा ये रिलेटिव आ जाएगा। पर्सन के साथ देखिए दो तरह का रिलेटिव है। पर्सन के साथ एक हु भी है, यहां से समझा जाए। अब पर्सन के साथ एक दैट भी है, मतलब पर्सन के साथ हम हु और दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, उसी तरह से थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। थिंग्स के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, थिंग्स के लिए विच। चलिए, थिंग्स के लिए विच। अब आते हैं, और थिंग्स के लिए एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट। देखिए, अब यहीं पर समस्या थोड़ा सा उत्पन्न होता है कि यदि हु और दैट दोनों दे दे, पर्सन कोई हो, यहां से समझा जाए, बहुत आसान है, बहुत समझना आसान है, ठीक है ना। हौच पौच नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि कोई पर्सन हो तो पर्सन के लिए हम हु का भी प्रयोग कर सकते हैं और दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम कोई व्यक्ति है, राम जो कि एक इंजीनियर है, मेरा भाई।
देखिए पर्सन के लिए हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक चुनने को दिया जाए कि नहीं एक ही का आपका इस्तेमाल करना है, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, हु का करना चाहिए या दैट का करना चाहिए? यही जो है ना एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु दे दिया गया, वस्तु के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं और दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों में से अगर एक ही को चुनना पड़े तो हम किसको चुनेंगे, है ना, हम विच को चुनेंगे कि दैट को चुनेंगे? तो चलिए अब हम रूल क्या लेके चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें हम हु या विच के जगह पर हम दैट को प्रीफर करेंगे, दैट को ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है ना। और कौन कौन से मामले हैं जबकि हम हु या विच के जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं? हु का कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, दैट का करेंगे। विच का कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, दैट का करेंगे। अब हम ऐसे मामले को देखना है, ठीक है। और यही मामला एग्जामिनेशन के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए तो हम बात को आगे लेके चलते हैं। अब उन मामलों को देखते हैं कि भाई कौन कौन ऐसे मामले हैं जब हम हु या विच के जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखा जाए, ऐसे दो तीन मामले हैं जहां पर हम हु या विच के जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए जब सेंटेंस में, ठीक है ना, जब दिया हो सेम, नथिंग, एवरीथिंग, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ऑल, लिटिल, ठीक है ना। जब सेंटेंस में जब ऐसे वर्ड हो, है ना, सेम, नथिंग, एवरीथिंग, ऑल, लिटिल, एटसेट्रा ले लेते हैं, कुछ और दो चार मिल सकते हैं आपको, तो इसके बजाय एटसेट्रा हटा दीजिए। चलिए एटसेट्रा की कोई जरूरत नहीं है। जब वाक्य में जब क्या दिया गया हो, जब सेम दिया गया हो, नथिंग दिया गया हो, एवरीथिंग दिया गया हो, ऑल दिया गया हो, लिटिल दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में हु या विच के जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब हु गलत, विच गलत, इन दोनों के जगह पर क्या होगा? दैट, दैट सही होगा। चलिए सेंटेंस ही से देख लेते हैं। चलिए ये वाक्य थोड़ा सा देखते हैं, क्या वाक्य कह रहा है? यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो यह वही व्यक्ति है, इसको कैसे बनाएंगे? दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन। चलिए, हैज हेल्प्ड मी। अब यहां पर हमें ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है हु और बी ऑप्शन है दैट। हमें दो ऑप्शन पर काम करना है। चलिए, तो दिस इज द सेम पर्सन, है ना, हैज हेल्प मी। अब हमें जो के लिए अंग्रेजी लिखना है, जिसने या जो, है ना, जो मेरी मदद की है, जिसने मेरी मदद की है। आप हिंदी या पर जिसने की जगह पर आप जो भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों अलग अलग नहीं है। ओके, चलिए, तो दिस इज द सेम पर्सन हैज हेल्प मी, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा देर पहले क्या बात हुआ है कि जब पर्सन दिया गया हो हम हु लगा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ एक और बात बताया गया हो, दैट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब पर्सन और थिंग दोनों दिया गया हो, पर्सन के साथ भी दैट और थिंग के साथ भी दैट, यानी कि अब दैट भी हो सकता है। अब दोनों में से एक ही का चुनाव करना है ना, हमको एक ही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, दो नहीं भरना है, हमको एक ही वर्ड को लेकर चलना है। तो चलिए अब कौन सा आना चाहिए? क्या बताया गया है? वाक्य में सेम अगर होगा, वाक्य में यदि सेम दिया होगा, तो हम हु या विच के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हु का यूज गलत, यहाँ पर विच का यूज गलत, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनना चाहिए? दिस इज द सेम पर्सन दैट हैज हेल्प्ड मी। चलिए अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, इसको और बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए।
चलिए आप इस वाक्य को देखिए, क्या कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया जो कर सकता था। चलिए इतना बनाते हैं, कैसे लिखेंगे, आई, ठीक है ना, किया, ठीक है ना, डिड एवरीथिंग, चलिए एवरीथिंग, चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, कर रहा है क्या, आई डिड एवरीथिंग, है ना, आई कुड डू फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया जो कर सकता था। चलिए अब यहाँ पर एवरीथिंग के लिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, आपको विच दिया गया है और आपको दैट दिया गया है। चलिए थोड़ा दोनों में से एक का हमें चुनाव करना है। तो थिंग के लिए तो हम विच लगा सकते हैं, ये पहले भी बात हुआ था। थिंग्स के लिए हम दैट भी लगा सकते हैं, नहीं थिंग्स के लिए दैट का भी प्रयोग होता है। लेकिन जब सेंटेंस में जब एवरीथिंग नथिंग जैसा अगर वर्ड दिया गया हो, हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें दैट का यूज करना चाहिए। यानी कि ऐसे सेंटेंस में जो विच का जो यूज होगा वो गलत होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, दैट का प्रयोग होगा। क्या एक कौन सा वाक्य ठीक है, आप खुद जज कर सकते हैं। चलिए क्या कहा गया है, चलिए दो में से एक का चुनाव करना है। ऑल दैट या विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कह रहा है क्या कि सभी कुछ जो चमकते हैं सोना नहीं होते हैं, हर चीज जो चमके वो सोना नहीं होता है। चलिए अब देखिए, ऑल के बाद हमें दैट लगाना है कि ऑल के बाद विच लगाना है। सेंटेंस क्या कर रहा है, जब सेम हो वाक्य में, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, ऑल हो, तो उस सेंटेंस में हु या विच के जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में दैट सही होगा और हमारा विच जो होगा वो गलत होगा। सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चलिए तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे जुड़े हुए काफी सवाल आते हैं, काफी सवाल आते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रूल नंबर 5 क्या कहता है। देखिए अब कुछ स्ट्रक्चर की बातें हैं, आप उस स्ट्रक्चर को समझिए, उससे जुड़े हुए काफी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या कहता है, एक ही स्ट्रक्चर में हम बहुत सारी बातों को कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्ट्रक्चर क्या कहता है कि दर, नीदर, इसके बाद होगा नन, इसके बाद होगा ऑफ, आगे आने वाला नाउन प्लुरल और वर्ब सिंगुलर। इससे जुड़े हुए आपको काफी और काफी सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। इधर का प्रयोग करते हैं दो, है ना, जब दो कहना है तो इधर, दो में से नहीं कहना है तो नीदर, और जब दो से ज्यादा में से नहीं कहना हो तो नन। चलिए आप इसको पहले समझने की कोशिश, ये बहुत आसान है, बहुत समझना आसान है। इधर नीदर नन, इसके बाद आएगा ऑफ, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा, नाउन क्या होना चाहिए, प्लुरल, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और इसके बाद जो पॉसेसिव अगर आता है, आप ऐसा समझिए, अगर इसके बाद अगर कोई पॉसेसिव आता है तो पॉसेसिव भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे समझिए कि प्रोनाउन के बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए रहते हैं और वो आते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आइदर, नाइदर, नन, इसके बाद ऑफ, इसके बाद नाउन प्लुरल, वर्ब सिंगुलर, पॉसेसिव जो होगा वो सिंगुलर होगा। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ सवाल को देखते हैं, कर है क्या। चलिए एक वाक्य को देखा जाए इसमें से, ठीक है ना। चलिए कर है क्या कि नन ऑफ माई फ्रेंड्स
हेल्प या हेल्प्स मी इन टाइम। कोई भी दोस्त मेरा कहने के लिए तो दोस्त है, लेकिन कोई समय पर काम नहीं, मदद नहीं करता है। चलिए, रूल क्या कहता है, नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल लिखिए। फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है, नाउन प्लुरल होना चाहिए। वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या जरूरी है, देखिए बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। नाउन में एस लगा करके नाउन को प्लुरल बनाते हैं, और भर में एस लगा करके भर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको समझिए कि बहुत बेसिक रूल है। आमतौर पर नाउन में एस लगने से नाउन प्लुरल हो जाता है, लेकिन जब भर में एस लगाते हैं तो भर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अभी मैंने क्या बात किया कि नन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, भर्ब सिंगुलर। अब भर्ब सिंगुलर है तो कौन सा भर्ब सिंगुलर है, देखिए हेल्प प्लुरल है, ठीक है ना, उसमें एस लगा करके मैंने हेल्प को क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए एक और प्रश्न देखा जाए इससे जुड़ा हुआ। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कर है क्या, आइदर साइड्स ऑफ द रोड डटी, ठीक है ना। कर है क्या कि सड़क का दोनों तरफ। आइदर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें दो कहना है। आइदर का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें दो कहना है। तो कह रहा है क्या कि सड़क का जो दोनों तरफ है, सड़क के दो तरफ होते हैं, कह रहा है क्या वो गंदा है। रूल क्या कहता है कि आइदर, देखिए आइदर के बाद ऑफ आ गया। आप ऐसे समझिए, आइदर ऑफ दी, ऐसे इसको बना दिया जाए। आइदर के बाद यहाँ ऑफ आप रख लीजिए, मिस हो गया है, ठीक है ना। आइदर ऑफ दी साइड आप ऐसे बना लीजिए। चलिए अब हम लोग जगह पर हैं। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, थोड़ा यहां ध्यान दिया जाए। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, इसमें दो ऑफ आया है, ये तो ऑफ रोड वाला ऑफ है, आप इसको लेकर के परेशानी में ना रहें। ये जो ऑफ है ये रोड वाला ऑफ है, यहां जो ऑफ है वो आइदर का ऑफ है। रूल क्या कहता है, आइदर ऑफ नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर। ओके, चलिए आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल है, देखिए साइड्स प्लुरल है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब सिंगुलर इज और आर में जो है वो इज सिंगुलर वर्ब है, अतः यहां पर हमारा आने वाला जो वर्ब होगा वो इज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल को देखा जाए। रूल नंबर 6, चलिए हम लोग बात करेंगे, अब हम रूल नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। देखिए वो भी एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां भी आपको मिलेगा, इच, ठीक है ना। इच हम लिख सकते हैं, या इच वन भी, इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं, इच वन। इसके बाद आएगा ऑफ, ठीक है ना। चलिए एक और ले लेते हैं, एवरी वन ऑफ। चलिए देखा जाए वो क्या रूल कहता है, हम इच ऑफ, इच वन ऑफ, मतलब हम इसको हम इच भी करके लिख सकते हैं, इच ऑफ करके लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा ठीक है, इच ऑफ ठीक है। चलिए चलिए देखिए ये इच ऑफ ठीक है, हम इच के साथ ऑफ यूज कर सकते हैं। हम इच वन के बाद ऑफ दे सकते हैं। चलिए देखिए अब इसके बाद, लेकिन एवरी ऑफ नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एवरी ऑफ होता ही नहीं है, ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यदि एवरी के साथ यदि हमें ऑफ लगाना है तो नाउन क्या होना चाहिए, वो सॉरी, एवरी के साथ यदि हमें ऑफ लगाना है तो इसको बड़ा करना होगा। देखिए ईच के दोनों रूपों में हम ऑफ लगा सकते हैं, छोटा रूप है या बड़ा रूप है। ईच जो छोटा रूप है, ईच वन बड़ा रूप है, तो ईच के दोनों रूपों में ऑफ लग सकता है, जबकि एवरी के साथ ऑफ नहीं लगता है। यदि हम एवरी के साथ ऑफ लगाना है तो एवरी को बड़ा करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। अब आते हैं, ऑफ लग गया ना, अब ऑफ लग जाने के बाद नाउन क्या होगा, ऑफ के बाद हमें रटना नहीं है, नाउन प्लुरल ही होता है, लेकिन जो वर्ब होगा ना वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे एक एरर इसे देखा जाए,
चलिए, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, इससे आप पूरी तरह से आप ये स्ट्रक्चर को समझ सकते। रूल क्या कहता है? ईच या ईच वन, या कहता है एवरीवन। ऑफ आया, ऑफ के बाद हमें क्या देखना है कि नाउन प्लुरल होता है, ये तो ठीक है। वर्ब क्या होना चाहिए? वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। और इसके बाद जो पॉसेसिव, एक पॉसेसिव वाली जो बात होती है ना, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉसेसिव भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। पॉसेसिव जो होता है ना, कभी प्लुरल नहीं होता, कभी भी प्लुरल नहीं होता है। इस अवस्था में पॉसेसिव कभी भी प्लुरल नहीं होता है। नाउन प्लुरल मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वर्ब और जो पॉसेसिव होते हैं ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। चलिए, करे क्या? एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स आर बिजी विथ देयर जॉब्स, मतलब मेरे हर एक दोस्त जो है ना, वो काम में, अपने जॉब में वो बिजी है। ठीक है, चलिए, ये सेंटेंस तो हमें गलत लग रहा है, कई कारणों से गलत है, इसका पहले करेक्शन देख लिया जाए। चलिए, एवरी ऑफ होता ही नहीं है, पहले आपको यहां समझाया हूं, एवरी ऑफ गलत है। यदि एवरी के साथ ऑफ लगाना है तो हमें क्या करना होगा? इसको बड़ा करना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्शन मैं यहां पर नोट करूंगा, एवरी वन ऑफ। ठीक है, चलिए, नाउन प्लुरल, नाउन प्लुरल, फ्रेंड्स तो ठीक है, यहां तो फ्रेंड्स तो प्लुरल दिया है, कैसे लिखेंगे? एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहां तक तो बात ठीक है। चलिए, अब वर्ब क्या होना चाहिए? वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहां पर वर्ब क्या दिया गया? वर्ब प्लुरल दिया गया, तो यहां हमारा ये गलत हो जाएगा ना वर्ब। चलिए, आर के जगह पर इज होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, चलिए बिजी, यहां तो ठीक है। चलिए, अपना, यह देखिए, ये जो अपना का अंग्रेजी है ना, ये सबसे ज्यादा ये डेंजरस है, ज्यादा से ज्यादा आपको यही फंसाता है। क्या कह रहा है कि पॉसेसिव कैसा होना चाहिए? पॉसेसिव सिंगुलर होना चाहिए, यही अपना का अंग्रेजी है। पॉसेसिव से नहीं समझ में आता है तो आप सरल भाषा में समझिए, ये अपना का अंग्रेजी होगा। अब इसे सिंगुलर होना चाहिए। देखिए, देयर जो है वो प्लुरल है, आप यहां से समझिए, इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर हिज होना चाहिए। ठीक है ना, हिज का प्रयोग हम सिंगुलर के तौर पर करते हैं। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज बिजी विथ हिज वर्क। और इस तरह के, सॉरी, जॉब है ना, जॉब से, तो यहां पर जो वर्ड होगा वो जॉब्स होगा। तो बच्चों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट रूल का ये जो वीडियो है, इतना ही रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इस रूल से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहने के लिए मात्र 6 रूल्स हैं, लेकिन ये आपके प्रोनाउन के आधे से ज्यादा समस्या को ये हल करने में सक्षम है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप इन रूल्स को 2-3 बार देखें, आप पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेशन इस पर हम लोग डील करेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।